रात का वक्त। अगली सुबह नई दिल्ली। दिन निकलते ही नई दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में नगर पालिका के कूड़ेदान से एक लाश बरामद हुई। महेंद्र पार्क के पुलिस अधिकारी खबर मिलते ही घटनास्थल पर पहुंच गए। पर अपराधी शायद ये नहीं जानता था कि पुलिस बिगड़े से बिगड़े चेहरे को फिर से बनाने की ताकत रखती है, टेक्निक जानती है। मेडिकल साइंस की मदद से मृतक का कुचला हुआ चेहरा तैयार किया गया और उसकी तस्वीरें निकाली गई। ये आज जो डेड बॉडी मिली है, इसके हालात से ये लगता है कि आसपास के जितने भी अपने थाने हैं, जो अपने भी एरिया हैं, जहांगीरपुरी के, महेंद्रा पार्क के, सब्जी मंडी, आदर्श नगर, इन सब एरियाज में आप अपने बीट अफसर को भेजिए। इसका फोटो ये बना दिया गया। बीट अफसर को भेज करके इसका ये देखो कि ये इसको आइडेंटिफाई कराने की कोशिश करो। अलग अलग जगहों पर पुलिस की टीम भेजी गई। तो देखो ये आदमी तुमने कहीं देखा क्या? बाबूजी क्या कहीं तुमने? यहाँ का नहीं है। पुलिस ने जहांगीरपुरी और आसपास के इलाकों में मरने वाले की पहचान ढूंढने के लिए कोशिशें तेज कर दी। अरे उस बंदे को कहीं देखा आपने? पर फिर भी मरने वाले के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल सकी। ऐसा लग रहा था कि यह मामला कभी नहीं सुलझ पाएगा। अब दिल्ली पुलिस ने इस मामले के दूसरे पहलू पर काम करना शुरू किया। अपराध के स्थल पर अगर सुराग ना मिले तो पुलिस को सुराग बनाने पड़ते हैं। आम चीजों को बड़ी बारीकी से जांचा जाता है और वो सुराग बन जाते हैं। इस लावारिस लाश से भी मिला पुलिस को एक जबरदस्त सुराग। ये इस पर 3 ब्रांचेज के ऑफिस लिखे हैं, द्वारका, डेरावाला नगर और मोती बाग, और इनके टेलीफोन नंबर लिखे हैं। इस नंबर से आप इसका एड्रेस ले लो डेरावाला नगर का। जी सर। खासकर डेरावाला नगर हमारे एरिया में पड़ेगा और इस शॉप पर जा कर के पता चलेगा। इस पर नहीं होता, अल्टरनेटली हमने द्वारका और मोती बाग भी आदमी भेजना पड़ेगा। पुलिस को डेरावाला में स्थित उस चश्मे की दुकान का पता चला। ये आपकी शॉप से ली गई है, जरा इसे चेक करके बताओ। हाँ जी सर, हमारी शॉप से है। एक मैं दिखा रहा हूँ आपको फोटो भी, वो देख के बताइए कि इस तरह के आदमी को आपने पहले कभी देखा है? इसको पहचानते हो, कभी देखा हो आपने, याद हो, कुछ आ रहा हो आपको? नहीं सर। इसको चेक करके ना आप देखिए कि इस तरह का कोई रिकॉर्ड आ जाए, कुछ बात याद आ जाए आपको। दुकानदार ने चश्मे के नंबर की जांच की। सर अराउंड +1 नंबर के ग्लासेस हैं ये। तो इस तरह के ग्लासेस ज़्यादातर पढ़ने के लिए यूज़ किए जाते हैं। नहीं पता आपको चला कि किस आदमी ने लिया है, कौन सा आदमी इसको यहाँ से खरीद के लेके गया? उसका कोई रिकॉर्ड होगा आपके पास? हो सकता है, पर कोशिश कीजिए कि उसका कोई रिकॉर्ड होगा, उसका एड्रेस होगा आपके पास। अच्छा देखिए, कोशिश कीजिए।
फिर दुकानदार ने अपनी रिकॉर्ड बुक चेक की। आखिरकार उस लावारिस लाश को एक नाम और एक पहचान मिली। दुकानदार ने बताया कि यह चश्मा अनिल कुमार नाम के एक आदमी ने उससे बनवाया था। उसने पुराने शीशों को ही नए फ्रेम में फिट किया था, पर ग्राहकों के रिकॉर्ड से नाम के अलावा और कोई जानकारी नहीं मिल पाई, ना पता और ना ही फोन नंबर। सर यही वो रिपोर्ट जिसकी हमारे पास एंट्री थी। केवल यही रिकॉर्ड मेंटेन होता है? हाँ जी। इसमें खाली अनिल लिखा है? इसमें अनिल लिखवाया था। इसका फोन नंबर क्या है? फोन नंबर सर उन्होंने लिखवाया नहीं था। एड्रेस भी नहीं लिखवाया था सर उन्होंने। इसमें तो आपने कुछ भी नहीं लिखा सर, बस वही जो फ्रेम बेचा था, कितने तक का अमाउंट था, कितने वही का लिखा फ्रेम है। ये? सर 165 रुपया, 165 रुपीज। इसका स्टैंडर्ड क्या हो सकता है? किस तरह का आदमी हो सकता है? सर लगता है लोअर मिडिल क्लास है सर। ये आप ये कह रहे हैं कि ये लोअर मिडिल क्लास है सर। तो लोअर मिडिल क्लास में झुग्गी आती है यहाँ पे? सर यहाँ पे कहाँ की झुग्गी है आपके यहाँ? सर यहाँ पे तो सबसे ज्यादा सर लाल बाग से आते हैं। इसके अलावा बड़ा बाग हो गया सर, किलोना बाग हो गया। इस जानकारी से पुलिस को यह पता लगाने में मदद मिली कि मरने वाला समाज के किस तबके का था और वो कहां का रहने वाला था। नियर बाई झुग्गी क्लस्टर्स में जो लाल बाग वगैरह डेरावाल नगर की झुग्गियां हैं वहां से चेक करवा लेते हैं। अब पुलिस ने लाल बाग एरिया में तलाशी लेनी शुरू की। आपने इसको कहीं देखा क्या? पहचानो इसको? नहीं, हाँ नहीं। हैं? नहीं। आपने? नहीं। पुलिस को पूरा यकीन था कि कोई तो होगा जो अनिल कुमार को जानता होगा। आप देखे आपने कहीं? नहीं देखा कभी? इस लाश की पहचान करवाने के लिए दिल्ली पुलिस की टीम ने 100 से भी अधिक घरों के दरवाजे खटखटाए। आखिरकार कुछ लोगों ने अनिल कुमार को पहचान लिया। उधर ही तुम जानते हो इसको? सब जानते हैं अब तो। क्या नाम है इसका? अनिल। अनिल कहाँ काम करता था ये? वो ये दुकान है आपको, इसकी फैक्ट्री दुकान है। दुकान वाले का नाम इसका मालिक? भगवती नाम। भगवती का कहाँ मकान है? अंदर। मकान सर में देखा नहीं। अंदर है। इसका कोई रिश्तेदार यहाँ रहता हो? हाँ रहता है। कौन रहता है? उसकी बहन है? सर ने देखा। हाँ बहन है उसकी। उसकी बहन कहाँ रहती है? अंदर ही रहती है जी। आखिरकार पुलिस अनिल कुमार के घर तक पहुंची। ये देखो, इसको पहचानते हो? क्या नाम है इसका? अनिल। अनिल क्या काम करता था? क्या काम करता था? ये रिक्शा चलाता था। कहाँ पर? भगवती की गैरेज पे खड़ा करता था। ये अपना रिक्शा इसने बना रखा था। इसके बच्चे कितने थे? बच्चे कितने? शादी नहीं हुई इसकी? आखिरी बार कब देखा था तुमने इसको? इसको हमने देखा था 2 तारीख को। 2 तारीख को? हाँ। किसके साथ देखा था? कमल के साथ। तो क्या कह गया था घर से ये? घर पे आया नहीं था, हमारे को बताया नहीं था, हमारे को तो कुछ भी नहीं पता कि अनिल को आखिरी बार कमल नाम के एक आदमी के साथ देखा गया। अब पुलिस ने उसी कॉलोनी में कमल की तलाश शुरू की। कमल ने पुलिस को चकमा देने की कोशिश की, पर वो पकड़ा गया। कड़ी पूछताछ के बाद कमल ने यह कबूल किया कि उसी ने अपने दोस्त अनिल कुमार की हत्या की। डेड बॉडी यहाँ पर रखी थी, इतने हिस्से में रख के चले गए। सर जी उसने मेरे पास पैसे जमा कर रखे थे 2,500 रुपये। मुझसे पैसे मांग रहा था, बोला मुझे फ़ोन लेना है। रात में दारू ले आया, दारू में झगड़ा हो गया। अच्छा। झगड़े में पत्थर मार के खत्म हो गया वो। पत्थर मार के? हाँ जी। पत्थर कहाँ पर है वो? अंसोल पे। अंसोल पे? जी हाँ। और उसकी रिक्शा कहाँ पर है? रिक्शा भी वहीं पे है। रिक्शा भी वहीं पे? हाँ जी। और उसके बाद कमल पुलिस को उस जगह ले गया जहां उसने अनिल की हत्या की थी। ये? हाँ जी सर। इतना भारी खून किधर है? जी पोंछ दिया कपड़े से। कपड़ा कहाँ पे है? जी वहां पे, यहाँ पे। इस हत्याकांड से जुड़ी सारी जगहों की आरोपी कमल द्वारा निशानदेही करने के बाद सारा घटनाक्रम साफ हो गया। जिस कपड़े का इस्तेमाल कमल ने खून के धब्बे पोंछने के लिए किया था, वो भी बरामद कर लिया गया।
इस घटना से जुड़े सारे सबूत जुटा लिए गए। कमल ने अनिल कुमार पर एक 40 किलो के पत्थर से उस वक्त हमला किया जब वो गहरी नींद में थे। इसकी आँख से ज्यादा नहीं दिखता था, इसलिए इसने चश्मा बनवा रखा था। अच्छा। तो इसने उसको कमल को अपना रिक्शा दे रखा था किराए पे, 40 रुपए रोज। और ये उसने रिक्शा दे रखा था तो वो काम करता था रोज। अच्छा। तो वो इसको किराया नहीं देता था, तो उसका 2500 रुपया बन गया था। सर जी उसने मेरे पास पैसे जमा कर रखे थे 2500 रुपए। मुझसे पैसे मांग रहा था, रात में दारू ले आया, दारू में झगड़ा हो गया। अच्छा। झगड़े में पत्थर मार के खत्म हो गया वो। कमल ने दिल्ली के लालबाग इलाके में अनिल कुमार की हत्या की और फिर उसका चेहरा बिगाड़कर लाश को जहांगीरपुरी इलाके में फेंक दिया। कमल ने सोचा था कि ना कभी कोई लाश को पहचानेगा और ना ही उस तक पहुंच पाएगा, लेकिन दिल्ली पुलिस बाकायदा उस तक पहुंची और उससे पेचीदा सवाल भी किए, जिसके कारण उसे अपना अपराध कबूलना पड़ा। दिल्ली पुलिस के इस शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें क्राइम पेट्रोल का सलाम। आज का दूसरा केस महाराष्ट्र के थाने डिस्ट्रिक्ट का है। पहले केस की तरह यहां भी पुलिस को मिली एक लाश। हत्यारों ने पूरी प्लानिंग की थी कि इसे लावारिस समझा जाए, पर सभी अपराधों की तरह हत्यारे एक महत्वपूर्ण सुराग छोड़ ही गए। ठाणे जिला, महाराष्ट्र, रात का वक्त। अगली सुबह कासरवाड़ी पुलिस स्टेशन को निर्माणाधीन एक इमारत के पास से एक लाश मिलने की सूचना मिली। लाश के पास से एक पर्स बरामद हुआ, पर उसमें से सारे पैसे और बाकी सारी चीजें चोरी हो चुकी थी। हालांकि पुलिस ने एक पहचान पत्र बरामद किया, जिससे उस आदमी की पहचान मालूम हुई। मरने वाले का नाम था अक्षरुल शेख। अक्षरुल शेख मुंबई के कोलाबा इलाके में रहता था। पुलिस अक्षरुल शेख के घर पहुंची और उन्हें वहां उसकी बीवी सबीना मिली। सबीना को अपने पति के कत्ल के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। लाश की शिनाख्त करवाने के लिए पुलिस सबीना को अपने साथ अस्पताल ले गई। अस्पताल पहुंचकर सबीना ने अक्षरुल की लाश को पहचान लिया। पुलिस ने पूछताछ शुरू की। सबीना से यह पता लगाने की कोशिश की गई कि बीती रात को अक्षरुल किन लोगों के साथ था। सबीना और अक्षरुल की शादी को सिर्फ 3 महीने हुए थे। सबीना ने पुलिस को बताया कि उसने अपनी शादी से पहले लोकेश गौड़ा नाम के एक आदमी को कुछ पैसे उधार दिए थे। उसके पति अक्षरुल को पैसों की सख्त जरूरत थी, इसलिए सबीना ने लोकेश से अपने पैसे लौटाने को कहा। बीती रात को अक्षरुल लोकेश गौड़ा से पैसे लेने के लिए प्रताप लंच होम गया था। अक्षरुल, लोकेश गौड़ा और उसके दोस्त दिनेश गौड़ा ने उस होटल में साथ बैठकर शराब पी। वो लोग अक्षर और लोकेश ने उधर दोनों साथ में बैठा था। साथ में बैठने का पीने के लिए बैठा था। पीने के लिए बैठा तो मेरे को ज़बरदस्ती वो लोग ने एक पैक पिलाया ज़बरदस्ती। पिलाने के बाद मैं वो लोग फिर वापस उधर ही बैठा था। मैं आ गया। वो आने के बाद उसने वापस फ़ोन किया लोकेश ने, और रमेश आ रहे चोरी दे दे। रमेश भी मेरे को फ़ोन किया, उधर रख के बोलते ना लोकेश ने चोरी मेरे को दे बोल के। फिर मैं लेके जाके उधर दे दिया सब। रमेश गौड़ा लोकेश गौड़ा का एक और दोस्त था और वो महेश लंच होम में काम करता था। लोकेश गौड़ा ने नल बाजार से करीबन 2 हफ्ते पहले
एक चाकू खरीदा था। उसने वो चाकू अपने दोस्त दिनेश के पास रख दिया था। होटल में 15 दिन पहला चोरी ला के रखा था इसने। उसने मतलब मैं पूछा इसको क्यों लेके आया, बल्कि इसने बताया गाँव लेके जाने के है। लोकेश और दिनेश एक ही होटल में काम करते थे। लोकेश 1-1.5 साल पहले काम पे आया था। काम में वो ठीक ठाक था। फिर 1 साल पहले वो अपने दोस्त दिनेश को यहाँ लेकर आया। लोकेश वेटर का काम करता था और दिनेश डिलीवरी बॉय का। सबीना से पूछताछ खत्म करने के बाद पुलिस ने लोकेश की तलाश शुरू की, लेकिन लोकेश बेंगलोर के पास अपने गांव के लिए निकल पड़ा था। पुलिस ने उसके दोस्त दिनेश को पूछताछ के लिए बुलवाया, लेकिन वो भी भाग निकला। सुबह मैंने फ़ोन किया था दिनेश भाई को, दिनेश भाई ऐसे ऐसे हुआ, आप आओ। फिर ये लोग आएगा बोल के आया नहीं। लोकेश का मेरे को फ़ोन आया तो मैं उसको पूछा, मैं ऐसे ऐसा स्टेशन पर जा रहा है, मेरे को ऐसा पकड़ में फंसा मत, तुम सच बताओ तुम मेरे को ऊपर है। उसने हाँ बोल के फ़ोन तुरंत कट कर दिया। उसका बाद मैं डर के मैं गाँव भाग गया। सबीना अनाथ थी। वो दिनेश और लोकेश दोनों को ही भाई मानती थी। उसने लोकेश को पैसे उधार देकर उसकी मदद की। वो चाहती थी कि लोकेश अपना छोटा मोटा कारोबार जमा सके और घर बना ले। और जब उसने लोकेश से उधार की रकम में से कुछ हिस्सा वापस मांगा तो लोकेश ने सबीना के पति अक्षरुल की हत्या कर दी। लवारिस सबीना को अक्षरुल का साथ सिर्फ 3 महीने ही नसीब हुआ। अपराधियों को पकड़ने में पुलिस ने कोई कसर नहीं छोड़ी। सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर प्रमोद गणेश खाड़े और उनकी टीम ने कर्नाटक पुलिस की मदद से लोकेश गौड़ा को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। सबसे पहले दिनेश गौड़ा पुलिस की गिरफ्त में आया। दिनेश गौड़ा, उसको हम लोगों ने दबोच लिया। उसको दबोचने के बाद उसने सारी कहानी खोल दी। उसको भी हम लोगों ने कर्नाटक से ही पकड़ के लाया था, उसको और उसके बीवी को, और फिर उसने हमें जानकारी दी। और दिनेश से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस ने लोकेश गौड़ा को पकड़ने की योजना बनाई। हमको पता चला कि वो हसन जिले में कहीं तो छुपा हुआ है। फिर उसका लोकेशन बाद में शांति ग्राम नाम के एक गांव में है, ऐसे पता चला। फिर हमने लोकल पुलिस की हेल्प ली और पुलिस लोकेश गौड़ा को गिरफ्तार करने में कामयाब हुई। लोकेश गौड़ा को वापस मुंबई लाया गया। ये जो मर्डर हुआ है, सर, वो तुमने कैसा मर्डर किया है? उसमें से जो पैसा का लपड़ा था सर, तो चाकू से मर्डर किया सर। फोर्ट में प्रताप लंचम करके बार है सर, वहाँ पे हम लोग दारू पीने के लिए बैठे थे। हाँ। दोनों। उसके बाद हम लोग टैक्सी से लाए सर। फिर तुम उसको यहाँ लेके आए? है सर। उसको हाथ में ही पकड़ा, फिर रमेश पीछे से आके। अच्छा, तुमने उसको मार दिया? हाँ सर। लोकेश ने अक्षरुल की हत्या करके उसकी लाश फेंक दी, ये सोचकर कि पुलिस उसे कभी नहीं पकड़ पाएगी। उसने अक्षरुल के शव से वो हर चीज अलग कर दी जो उसे पहचानने में मददगार साबित हो सकती थी। लोकेश अपने जुर्म को अंजाम देने के लिए अक्षरुल को कुलाबा से थाने तक लेकर आया, ताकि कत्ल के बाद अक्षरुल का अता पता जानना नामुमकिन हो जाए। लेकिन अक्षरुल के शव से मिले एक पहचान पत्र ने सारे जुर्म का पर्दा फाश कर दिया। हालांकि रमेश गौड़ा अब तक फरार है, पर पुलिस उसकी तलाश में लगी हुई है। सबीना और अक्षरुल ने साथ मिलकर कई सपने देखे थे। दोनों का साथ शुरू होने से पहले ही छूट गया, लेकिन सबीना फिर एक बार नए सिरे से जिंदगी को शुरू करने की कोशिश कर रही है। अक्षरुल का साथ पाकर सबीना को पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि वो लावारिस नहीं है। फिर मैं अनाथ हुआ, अपना बाजू में कोई नहीं, ऐसे महसूस हो रहा है। किसी का जान कभी नहीं लेना, किसी का बेटा का, उसका भी कोई नहीं है। उसका घर पे भी वही बड़ा था, फैमिली में वही बड़ा था। उसका भाई लोग बहुत छोटा, 1-2 बहन है। ऐसा किसी को मैंने किया नहीं आज।
लोकेश ने सिर्फ पैसे की खातिर सबीना के पति अक्षरुल की जान ले ली। ये जो मर्डर हुआ है वो तुमने कैसा मर्डर किया है? वो लड़के ने मेरे को पैसे दिए थे पहले। कितने पैसे दिए थे? 25,000 रुपये पैसे दिए थे। तो ये पैसे कोई मांग रहा था क्या तुम्हारे पास? वो दोनों मेरे से मांग रहा था पैसा, इसका गुस्सा था। तो इसका गुस्सा था इसलिए तुमने मार डाला। दिल्ली का कमल हो या थाने के गोड़ा बंधु, दोनों ने हत्या करने से पहले ठंडे दिमाग से षड्यंत्र रचा था, क्योंकि दोनों अच्छी तरह से जानते थे कि करोड़ों की आबादी वाले शहरों में लावारिस लाशों की पहचान काफी मुश्किल होती है। पुलिस इस चिंताजनक सच्चाई को बखूबी समझती है और इसलिए ऐसे केसेस से निपटने के लिए कमर कस लेती है। जुर्म के खिलाफ हमारी मुहिम जारी रहेगी और आपको देना होगा हमारा साथ, क्योंकि जुर्म को नजरअंदाज करना भी जुर्म है।